मुझे उठाकर लेकर गए। मेरे अबू एक सरकारी मुलाजिम है, जो कि सरकार की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने जो मुलाजिम को तलाश करे, लेकिन इसके बावजूद उनकी 2 बेटियां 12 सालों से मुसलसल जद्दोजहद करती आ रही हैं। यहाँ की अदालतें, यहाँ के कमीशन, यहाँ की हुकूमतें सब हमें कहते हैं कि या हम कोशिश कर रहे हैं या हम बेबस हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर दोबारा आए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में कि एक दफ़ा हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, आपकी हुकूमत में भी ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारे प्यारे हमें लौट सकते हैं या नहीं। हम एक हफ्ते से प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप हमने लगाया है। रोजाना की बुनियाद पर हम अपील कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये माए आई हैं, एक दफा उनसे इनकी तकलीफ के बारे में पूछें, एक दफा तो पूछें कि आप बलूचिस्तान को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं। एक दफा पूछें कि जो माए अपनी जो है कमजोर हड्डियों का बोझ नहीं उठा सकते, वो यहाँ तक क्यों आए हैं। क्या वो पैदल में आए हैं? क्या ये पैदल बच्चियां हैं जो रोडों पर बैठी हैं? नहीं, इनको सिर्फ अपने प्यारों का दर्द, इनकी तकलीफ घर में बैठने नहीं देती है। ये माए बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नहीं निकली है, ये बलूचिस्तान में रोजगार के लिए नहीं निकली है, ये माए नौकरियों के लिए नहीं निकली है, ये बेटियां जो है बलूचिस्तान में अच्छी सड़कों के लिए, मकान और बिजली के लिए नहीं निकली है। ये सिर्फ अपने लफ्ते जगर, अपने बाबा, अपने भाई और अपने बड़े की तलाश में निकली है। जो इनका बुनियादी हक है, जो हक इनको इस मुल्क के आईन और कानून ने दिया है, जो हक इनको इस मुल्क के आईन और कानून ने दिया है कि जो शहरी इस मुल्क के खिलाफ जाता है उसको अदालत के कटहरे में लेके आते हैं। लेकिन हमारे साथ ये नहीं किया जा रहा है। हम सालों से यही कह रहे हैं, हमारा एक सीधा साधा मुतालबा है, अगर हमारे प्यारे मुजरिम हैं, इस मुल्क के मुताबिक, इस मुल्क के कानून के मुताबिक मुजरिम हैं, तो उनको आप अदालत के कटहरे में ले आए। आप भले ही इनको जो है फांसी दे दें, हमें एतराज नहीं है, लेकिन हमें हमारी जिंदगी दे दें। हमारी घर की खुशियां जो है 12-12 सालों से लापता हैं। सिर्फ मेरे बाबा लापता नहीं है, मेरे वालिदा की जवानी लापता हो गई है, हमारी बचपन लापता हो गई है, हमारी खुशियां, हमारे घरों की चैन, हमारा सुकून सब लापता हो गया है। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक तलाश बन के रह गई है, एक तलाश जो कि 12 सालों से जारी है, एक तलाश एक बेटी की जो ये तक नहीं जानती है कि वो अपने बाबा को जिंदों में शुमार करे या मर्दों में शुमार करे, एक तलाश जो कि एक बेटी अभी तक नहीं जानती है कि वो खुद को जो है यतीम समझे या कि अभी तक उस बाप का इंतजार करे उसके लौटने का, एक तलाश एक बेटी का जो कि ये नहीं जानती है कि उसकी वालिद अभी तक वालिदा जो है अभी तक हाफ विडो है या कंप्लीट विडो है। ये रखा जा रहा है हमारे साथ। फिर भी कहते हैं बलूचिस्तान में लोग नाराज बलोच हैं, फिर भी कहते हैं बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है। आप बलूचिस्तान के डॉक्टर्स को लापता करते हैं, आप बलूचिस्तान के मुखिया को लापता करते हो, आप बलूचिस्तान के तालिब इल्म और उस्तादों को लापता करते हो। फिर आप कैसे कह सकते हो कि बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है। हमारी एक आसान सी गुजारिश है, एक सिंपल मुतालबा कि अगर हमारे प्यारों ने कुछ किया है तो उनको अदालत के मुताबिक सजा दें। हमें नहीं पता इन 12 सालों में हमारे प्यारों का क्या हाल है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जिस अजियत, जिस अजियत, जिस कर्म में हम मुब्तला है उसका जो है बयान मैं अल्फाजों में नहीं कर सकती, वो अल्फाजों में मुमकिन ही नहीं है। इन 12 सालों में हमारा खुशियों से कभी रास्ता ही नहीं हुआ है, हम दर दर भटक रहे हैं, कभी इस जज के सामने झोली फैला रहे हैं, कभी उस हुकूमती नुमाइंदे के सामने
سزا دیا جا رہا ہے. اس ماں کو کس نہ کردہ جرم کی سزا دی جا رہی ہے. ہم سب کو ہمارے گناہ کیا ہے؟ اگر ہمارے لوگ لاپتہ ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں ہم سب اذیتیں سہ رہے ہیں. ہمارا ایک آخری مطالبہ ہے کہ یہاں کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا پھر جو جتنے حکومتی نمائندے ہیں، ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آرمی چیف، آپ آئے ہم سے ملیں، ہم سے ہمارے پیروں کی بازیابی کا وعدہ کریں. آپ جب تک ہم سے ہمارے پیروں کی بازیابی کا وعدہ نہیں کریں گے ہم یہاں سے نہیں لوٹیں گے، کیونکہ ہمارے لیے اب زندگی کا اور کچھ نہیں رہ گیا ہے. ہماری زندگی کا آخری مقصد ہمارے پیروں کا لوٹنا ہے. اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ اسلام آباد سے ہم اپنے پیروں کو اٹھا کر ہی ساتھ لے کر جائیں گے. ہم یہی امید کر کے یہاں تک آئے ہیں. میری درخواست ہے کہ ہمیں نا امید کر کے یہاں سے نہ بھیجا جائے. بہت شکریہ. یہ آپ نے جو تصویر پکڑی ہوئی ہے اس میں کوئی پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ان کا بیٹا ہے سعید احمد، سیکیورٹی لیویز اہلکار ہے جو ہے 8 سالوں سے لاپتہ ہے. ان کی جو ہے منگیتر 8 سالوں سے ان کے لیے انتظار کر رہی ہے. ابھی ان کی منگیتر کو فیملی والے فورس کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کو طلاق دیں، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کرائیں گے. ایک لڑکی 8 سالوں سے اپنے منگیتر کے لیے انتظار کر رہی ہے. کہاں سے اٹھایا تھا ان کو؟ 2013 مستون آپ میں سے اور کچھ کوئی کہنا چاہتا ہے؟ جی بیٹا بتاؤ. دے دیں. سب سے پہلے میں مریم نواز کا بہت بہت شکر گزار ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. ہر روڈوں پہ میں گھوم چکی ہوں. بیٹا آپ کا کون مسنگ ہے؟ میرا بھائی راشد حسین. کیا عمر ہے ان کی؟ 93. کہاں سے اٹھایا انہیں؟ دبئی متحدہ عرب امارات سے. یہ پکچر میں 2020 کو کوئٹہ کے جلسے میں آپ سے ملنے آئی تھی، یہ پکچر لے کر آئی تھی. تو اب 2021 سے یہ پکچر میں واپس آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں. کیا میرا بھی زندگی میں وہ زندگی کی طرح گزرے گا؟ کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی؟ کیا میں اپنے چاچا کے لیے ہمیشہ مظاہرے کرتی رہوں گی؟ کیا میں اپنی ماں کی گودی میں نہیں سو سکتی؟ کیا میں ایک رات اپنی ماں کے ساتھ نہیں سو سکتی؟ کیا میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتی؟ کیا یہ میری زندگی میں نہیں لکھی؟ میں عمران خان سے کہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ وعدہ کیا تھا یہ وعدہ پورا کریں. ہم سے ملنے آئے، ہمارے لوگوں کو بازیاب کریں. اگر نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں، کیونکہ 6 دن سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہمارا بھوک ہڑتال کیمپ لگا ہے، لیکن افسوس وہ وہاں تک نہیں آ سکا. کل ہم اسلام آباد پریس کلب سے دل چوک تک پیدل مارچ کرتے ہیں اور ہمیں مارا گیا. میرے بھائی پہ اگر کوئی جرم ہے تو انہیں عدالت میں لے کر آئے. آپ اپنے تاجر سالوں میں کیوں نہ کھائیں گے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ہماری خوشیاں یہی ہیں، ہماری چین یہی ہے، ہماری سکون یہی ہے. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے. یہ مائیں جو رات کو سردیوں میں کانپ رہے تھے لیکن پھر بھی اپنا احتجاج جاری رکھا، آج پھر سے یہ مائیں یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کے دل میں وہ درد ہے وہ ہم نہیں سہ سکتے.
बस मैं अब लास्ट में यही कहूंगी कि हमारे लोगों को मंजिल आका लेकर आए और इमरान खान से यही कहती हूँ कि वो आए अपना वादा पूरा करें। शुक्रिया। मैडम जाकिर मजीद की वालदा। जाकिर मजीद न रिमोट जाकिर मजीद स्टूडेंट सक ये सोना बाद देर में न सका पानी रखिए सका वो दे मस्तुंगा 8 जून 2009 उर्दू मस्तुंग पढ़ेंगे बाद के कोरोना वो तेरा साथी है तेरा को साथी के रसूल गारिब के साथी ने वो लापता करे साथी वापस हमारी मरीम नवाज ने शुक्रिया अदा की वक्त हमारे कहीं सर की या मंजूर माती सर इमरान खान ये हमारे शुक्रिया अदा की वो मुनाफिल में वापस करे दूसरे इस्तेमाल कर हम वली को संगे बकवास मेरी को दस को नफर सर की करें। शुक्रिया। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम यहाँ पे आप लोगों के आश्रय पे आई हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ बनोगे और हमारे प्यारों की बाज़ादी में अपना किरदार अदा करोगे और हमें ज़िंदगी भर की अज़ियत से निजात दिलाओगे। तो ये शो आज़ाद का इंफॉर्मेशन सेक्शन शबीर बलोच की बहन भी कुछ करना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे दुख दर्द में यहाँ पर हमसे इजहार यकजहती के लिए आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक लाचार बहन जिसकी दाई को 5 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, किस हाल में है, हमें पता नहीं कि ये जिंदा है भी या नहीं। मैं जब भी घर में पहुँचती हूँ तो मेरी अम्मी पूछती है कि शबीर को कुछ पता चला है या नहीं। मैं हुकूमत से यही सवाल करती हूँ कि मेरी अम्मी का हक नहीं बनता कि वो अपने बेटे को देखे। जब मेरी अम्मी मेरे भाई के कमरे में दाखिल होती है तो उनके कपड़ों को देखती है, उनकी किताबों को देखती है, रोती है, कहती है कि मैंने अपने बेटे को ना पढ़ाना होता तो अच्छा होता कि मेरे साथ होता, वो कोई चढ़ा हुआ होता लेकिन मेरे सामने होती, बाद में डूब गया होता तो मेरे सामने होता। लेकिन मैंने पढ़ाई अपने बेटे को पढ़ा कर बहुत बड़ी गलती की। मैं हुकूमत से यही पूछती हूँ क्या हमारे भाइयों को पढ़ने का हक नहीं है? मेरे भाई को जो लिखना था कि वो इसकी रख था। मैं इमरान खान साहब से यही पूछती हूँ क्या मेरी जिंदगी में ऐसी प्रेस कार्बन के सामने एहतजाज रुका है? मेरी झूठी मीरास की जिंदगी में इसी कैंपों में एहतजाज रुका है? जब मैं घर से निकलती हूँ तो मीरास मुझे कहती है अम्मा आज हम कैंप नहीं जाएंगे, मुझे घर में अपने भाई बहनों के साथ रहना है। तो मैं उसे देख कर वहीं पर टूट जाती हूँ। मैं बिल्कुल भी टूट चुकी हूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप अपने भाई बहनों को देख कर खुद को संभालती हूँ। बड़ी मुश्किल से उनसे ये कहती हूँ कि हम अपने घर में खुशी से रहेंगे, एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा, मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ हमें 1 हफ्ता हुआ है लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, आप किस लिए आए हो। हमने पहले तो ना कभी कोयटा देखी, ना कभी इस्लामाबाद, ना कभी कराची। मेरे भाई के लापता होने के बाद मैं दर बदर भटक रही हूँ। लोग मेरे पीछे हजारों बातें करते हैं, कहते हैं कि ये अकेली औरत वहाँ भटक रही है। मैं उनसे यही कहती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह सड़कों पर भटकने का। मैं उनसे यही कहती हूँ कि खुदारा मेरे भाई को बाजियाब करें, मैं अपने घर से नहीं निकलूंगी, मैं अपने घर में ही रहूंगी। 2016 से पहले किसी ने मुझे इन सड़कों पर देखा था नहीं। 2016 में जब मेरे भाई लापता हुआ तो ये एक ऐसा दर्द है कि घर में जगह भी नहीं देता। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप मेरे भाइयों को कितने ताने मारेंगे। मैंने ये सोचा कि मुझे निकलना है, मुझे इस सब से लड़ना है, मुझे शबीर को वापस लाना है। मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करती हूँ एक बार आप लोग खुद आर्मी चीफ वजीर आजम वहाँ अपनी टॉर्चर सेल में जाकर शबीर की मासूम आंखों को देखें। क्या वो गुनहगार हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप यहाँ पर आकर हमारे सामने उन्हें सजा दें, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह सालों से उन्हें अजमत में रखना हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम और इंतजार नहीं कर सकते।
सकते, हम और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई खुशी का मौका आता है तो लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन हम अपने घरों में मातम मना रहे होते हैं। हमें आए हुए एक हफ्ता पूरा हुआ है, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं। मैं इमरान खान साहब से यही सवाल करती हूँ, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम आपको नजर नहीं आते? ये अम्मी मैम आपको नजर नहीं आते, ये मेरी माया आपको नजर नहीं आती, ये छोटा मीराज आपको नजर नहीं आता। खुदारा हमें इस अजियत से निकाल दो। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा, आप भी हमारी फरियाद सुने, आप हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं, आप हमारे प्यारों को लाएं, हम आपकी यही उम्मीद रखते हैं। मैं मेरगुल मरी की बेटी हूँ। मेरे वालिद मेरगुल मरी को 14 सितंबर 2015 को हमारे घर सरिया रोड से रात को 40 बंदे 10 गाड़ियों से हमारा गेट तोड़ के मेरे वालिद सो रहे थे, उठा के ले गए हैं। मेरे वालिद 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं और 60 साल के हैं। वो कोई जवान नहीं है जो बर्दाश्त कर सके। हमने FIR भी काटा है और कमीशन ने MI को जिम्मेदार ठहराया है और कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी रिलीज किए हैं। 4 महीने हो गए हैं, हम इसी इंतजार में हैं। अगर कमीशन के हाथ में कुछ है नहीं तो कमीशन बनाया क्यों है? मेरे दादी अपने बेटे के इंतजार में अपने बेटे को देखे बगैर चली गई। मैं 15 दिन पहले मेरे बच्चे की डेथ हुई है। मैं अपना गम भूल के यहाँ आई हूँ। मैं क्वेटा भी गई हूँ, कराची भी गई हूँ और 40 घंटे सफर करके यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ। यहाँ कैपिटल सिटी है, हमें इंसाफ चाहिए। वो हमारे घर के बड़े हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारे तालीम पर असर पड़ रहा है। हमारे बच्चे रोडों पर बड़े हो रहे हैं। लोग खुशियाँ मनाते हैं, हमारे बच्चे प्रेस क्लब में बैठे होते हैं। हम भी समय की तरह यही पूछते हैं कि क्या हम यतीम हैं या अपने अब्बू का इंतजार करें। मैं आखिर में तमाम हमारी अथॉरिटी से यही अपील करूंगी कि मेरे वालिद मेरगुल मरी को जल्द अज जल्द बाजियाब करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमसे मिलने आए। मेरा नाम रानी गोल बलोच है। जैसे कि कहते हैं कि बलूचिस्तान जो साइल और वसाइल से माला माल है, मैं उसी खत्ते की बदनसीब बेटी हूँ जैसे कि इन माओ बेटियों की तरह। कहते हैं कि हमारे लोग, मैं मुख्तसर करके बोलूंगी क्योंकि टाइम शायद आपके पास ज्यादा ना हो। हमारे लोग उठाए जा चुके हैं। मैं किसी की मंगेतर हूँ। जिस तरह कहते हैं कि बलोच की बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं वाहिद मंगेतर हूँ जो अपने मंगेतर के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने, क्वेटा प्रेस क्लब के सामने, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हूँ। जो टॉर्चर से मेरे मंगेतर को उठा के लेके गए थे, मैंने भी देखी हूँ वो टॉर्चर से, मुझे भी उठा के लेके गए थे 3 महीने मैं भी उस टॉर्चर से में रह के आई हूँ। आपको क्यों ले गए थे उठा के? बलोच होने का सजा तो मिलेगा क्योंकि मैं बलोच, कोई जुर्म हमने नहीं किया था, हम कोई मुजरिम नहीं थे। हमने बिना वजह ही हमें उठा के लेके गए थे, कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ क्योंकि नसीम को वहाँ पे मारते रहे तो नसीम का यही बात था कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझे जब छोड़ा गया मैंने जाके सिंध हाई कोर्ट में पटिशन जमा की, मैंने कमीशन में भी केस किया, मैंने मिनिस्ट्री इंटरनेशनल को भी केस भेजा और एहतजाज धरने कर करके मैं थक गई। आज मैं आई हूँ यहाँ पे, जैसे कि 7 दिन हमें पूरे हो गए हैं। हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और हम इस्लामाबाद में इसलिए आए हैं और इस तवक्को और इस उम्मीद से आए हैं कि हमें यहाँ पे सुना जाएगा, हमारे लोगों को बाजियाब किया जाएगा। क्योंकि मेरे जो मंगेतर है यहाँ पे हर लोग जो बैठा हुआ है उनकी आंखें अश्कबार है अपने प्यारों के लिए और आप सबसे उम्मीद लगा के यहाँ पे आइए कि आप लोग उनकी सुनेंगे, उन लोगों को बाजियाब करेंगे और बाजियाब करने में आप हमारी मदद करेंगे। और हमारी इमरान खान से और हमारी कमर जावेद बाजवा से यही अपील है हमारे लोगों को जो आप लोगों ने उठाए हैं उन्हें बाजियाब
पर कोई जुर्म है तो कोर्ट कचहरियां आपके अपने हैं, लाए उन्हें पेश करें। हमारे वकील है, सजा अगर जुर्म उनके ऊपर आयद हो गई, साबित हो गई, तो आप भी चौराहे में जाके उन्हें फांसी दे, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह पाबंद सलासा रखना हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि बलोचिस्तान में हर घर जल रहा है, बलोचिस्तान में हर माँ जल रहा है, हर बेटी जल रहा है, हर भाई जल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के मुंतजर हैं और हम इंसाफ के लिए आए। शुक्रिया। मैडम, मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ। सारे फैमिलीज ने बात की, अम्मा बैठी हुई है, उसने बात नहीं की, दिन में बात नहीं कर सकती है, रो रही है। और कल भी अपने बेटे का जिक्र यहाँ किया था और यहाँ गिर के बेहोश हो गई थी। जान जैद मोहम्मद असली उसका नाम है, 5 साल हो रहा है उसको कोयटा से उठाया गया है, लेकिन अब तक बाज़ियाब नहीं हुआ। तो हम तंजीम स्तर पर मैडम आपके मशकूर है कि आपने हमारे दर्द को महसूस की, हमारे यहाँ पर आया और फर्दन एक लवाकिन की आपने दर्द सुनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी तंजीम मिसिंग पर्सन के बाजियाबी के हवाले से अपना किरदार अदा करेगा। हम जिस तरह सब लोगों ने जिक्र किया कि 7 दिनों से आएंगे, हम ये उम्मीद लेके यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें सुना जाएगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 7 दिन हमें हो रहा है और यहाँ पर हम लोग रात में सर्दी में भी हम लोगों ने धरना दिया था, लेकिन हमें नहीं सुना जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस मसले को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखा जाए, क्योंकि अगर एक बंदा मिसिंग होता है, उसका पूरा फैमिली होता है, जिसकी वजह से वो ज़हनी खराब अज़ीमत और बहुत सी मुश्किलात का शिकार होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ आपके सामने कुछ वाक़यात दिया है, कुछ ऐसे यहाँ पे शादीशुदा ख़वातीन हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि हम बेवा हो चुके हैं, कि हमारा शौहर जिंदा है। और इसके अलावा मैडम एक और चीज़ भी है कि कुछ ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, एक फैमिली का 8 साल से वो मिसिंग है, 5 साल के बाद उसकी बीवी ने दूसरी शादी की थी, 8 साल के बाद वो जब बाज़ियाब हुआ था, तो उसके मतलब कहने का मकसद ये है कि ये खराब और अज़ियत है लोगों के लिए। तो हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर हमें गवर्नमेंट सुन नहीं रहा है तो हम आप लोगों से अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन जगह गराने की आप लोग आवाज़ बनेंगे और इस आवाज़ को आप लोग आवाज़ में और मुख्तलिफ फोरम्स पे आप लोग उठाएंगे, ताकि जो जिबरी जुर्म का मसला है वो हल हो। हमारा मुतालबा भी आईनी है, हम चाहते हैं कि जिनके इल्ज़ाम है आप उनको अदालत में पेश कर दो, जो बेकसूर है उनको फौरी तौर पर रिहा कर दो, और जो इस दुनिया में नहीं है वो रियासत की इखलाकी जिम्मेदारी है कि उनके खानदान को बताए कि वो इस दुनिया में नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि जिबरी गुमशुदगियों का मसला मुल्की कानून के मुताबिक हल किया जाए। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आपके मशकूर है इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी आवाज़ बनेंगे। इनका बेटा भी है अहमदाबाद से, बस यहीं से आप यहीं से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं अपने अल्फाज में ये बयान कर सकूं कि मेरे एहसासात इस वक्त इनकी दुख भरी कहानियां सुन के क्या हैं, लेकिन हम सब में से जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं और जो हमें देख रहे हैं, सब रिश्तों में बंधे हैं, सब माएँ बहनें बेटियाँ बाप बेटे हैं, हम सबको एहसास है कि ये रिश्ते कितने बड़े होते हैं। मैं सिर्फ इनकी बात सुन के ये सोच रही हूँ कि जब आपका प्यारा कोई चला जाता है, अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है, आपकी नज़रों के सामने हो जाता है, आप उसको मिट्टी के नीचे दफना कर आते हैं, कब्र में दफना के आते हैं, रहती जिंदगी तक कभी उसकी याद इंसान को नहीं भूलती, जीने नहीं देती, उसकी तकलीफ इंसान के दिल में रह जाती है। लेकिन उस इंसान का गम मुझे नहीं पता कि वो क्या गम होगा जो रोज सुबह उठकर अपने प्यारों का इंतजार शुरू कर देते और रात को सोते तक दरवाजा देखते रहते हैं, आंखें रास्ता तकती रहती हैं। और जरा अपने ऊपर इसको ताली करके सोचें कि किसी बच्चे को ये ना पता हो, ये मैं अभी ये बैनर देख रही हूँ, एक यहाँ पर था वो जो कहा है कि मेरे पोते, आपने उठाया हुआ था, मेरे पोते स्कूल में हैं, क्या बताएं कि वो यतीम है या उनके बाबा जिंदा हैं। मतलब जब बच्चों को ये पता ना हो कि हम यतीम हैं या हमारा वालिद हयात है, जिस माँ को ये पता ना हो
کہ میرا جو بیٹا ہے وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے. کسی بیوی کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ بیوہ ہے یا اس کا شوہر حیات ہے. کسی بیٹی کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کے والد زندہ ہیں یا نہیں زندہ. یہ ہم بات کرنے میں تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کے کیا احساسات ہیں, ان کے دلوں پر کیا قیامت روز گزرتی ہے. اور کئی سالوں سے, یہاں 2008 سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ان کی جو ان کے والد ہیں وہ 2009 سے لاپتہ ہے. آپ سوچیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ لوگ روز اسی کرب سے گزرتے ہیں. یہ عزت والے لوگ ہیں, اپنے گھروں میں عزت سے رہنے والے لوگ ہیں, اور یہ اسلام آباد کی گلیوں میں, اسلام آباد کی سڑکوں پہ سردی کے موسم میں راتوں کو کھلے آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. کوئی ان کے, میں سمجھتی ہوں, مجھے اس چیز کا احساس ہے, ادراک ہے کہ پہلے انسان کی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تب انسان کی پرائیورٹیز بھی بدل جاتی ہیں, تب انسان کی مجبوری بھی سامنے آ جاتی ہیں. لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجبوریاں جو ہیں انسان کی وہ اس کے فرض سے بڑی ہوتی ہیں؟ فرض جو ہے, چاہے آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ کو جس طرح بھی بٹھایا گیا اقتدار میں, لیکن آپ کا فرض ہے, ریاست کا فرض ہے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ملک ماں کی طرح ہوتا ہے. آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے یا آپ ان کے پیاروں کو بازیاب نہیں کر سکتے, آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جن کے لوگ اس وقت ٹارچر سیلز میں ہیں, آپ ان کو بتا دیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں. آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, ایجنسیز کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. میں ملک کی ایجنسیز سے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی اولادیں ہیں, آپ کے والدین ہیں, خدا کے واسطے آپ ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ان کے پیارے مر گئے یا زندہ ہیں. وہ کچھ نہیں کریں گے, چپ کریں گے, رو دھو کے چپ ہو جائیں گے, لیکن ان کا روز کا جو ایک وہ قیامت ان کے دل پہ گزرتی ہے وہ تو اس کو تو قرار آئے گا. اور میں عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں, صرف 5 منٹ کا شاید راستہ نہ ہو. اور یہ بچیاں کہہ رہی ہیں, مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ 1 ہفتے سے یہاں آ کر بیٹھی. آپ نے ایجنسیز کو جواب نہیں دینا, آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا. یہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں, یا آپ کو صرف کہنے کے لیے یہی باتیں ملی ہیں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. یہ لاشیں نہیں ہیں, یہ زندہ لاشیں ہیں, لیکن جیتے جاگتے لوگ ہیں. آئیں ان کی بات سنیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میرا خیال ہے کہ وہ اسی بات سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ کم از کم کسی نے آ کے ان کی فریاد کو سنا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نہ آپ خود یہ اس قسم کے بیانات جاری کیا کریں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا, نہ آپ اپنے وزراء کو منع کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجبور لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں, ڈی چوک میں آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں آپ کا دل ہے, آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا, آپ کا دل کانپتا نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ آؤٹ ڈیٹڈ یا ایکسپائرڈ شیلز پڑے ہوئے تھے آنسو گیس کے, ہم تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے تھے. توبہ استغفار. میں مطلب یہ انسان کی باتیں آپ کی قبر تک آگا پیچھا کریں گی. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں, آج میں کسی وفاقی وزیر کا, جن کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتی, وہ آج یہ بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں ایسے ہو رہا ہے اور پنجاب تو یہ کرتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, جو مظلوم ہوتا ہے اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. سندھی, پنجابی, کے پی کے کا بھی کوئی ہو یا بلوچستان کا کوئی ہو, مظلوم ہوتا ہے, اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. خدا کے لیے یہ لوگوں کے زخم پہ نمک نہ چھڑکیں. تو کم از کم آپ اپنے وزراء کو منع کریں کہ وہ ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں, اور آپ آئیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میں آرمی چیف سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میں DGISI سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ ہی کے ملک کے لوگ ہیں, آپ ہی کی بیٹیاں ہیں, آپ ہی کی مائیں ہیں. آئیں ان کے ساتھ بات کریں, ان کا جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کو حل کریں. جو ان کے لوگ زندہ ہیں ان کو کورٹس میں پروڈیوس کریں, اور جو زندہ نہیں ہیں کم از کم ان کو اطلاع دے دیں کہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. اور روز محشر کو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. حکمران کی پونچھ بہت بڑی,
हुक्मरान तो आप हजरत उमर फारूक की मिसालें देते हैं ना, तो उनका दौरे हुकूमत याद रखें और फिर अपनी तरफ एक नज़र दौड़ाएं और शर्म करें। मैम ये बताइएगा कि मिसिंग पर्सन जो कमीशन था उसको आप कैसे देखती हैं, जुडिशरी का इसमें क्या रोल है और क्या कोई इस मामले में कोई लीगल कोई इनको असिस्टेंस? अभी आपके सामने इन्होंने ये बात की कि जब कमीशन बना, कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं आपने उनको माना ही नहीं, तो आप जितने चाहे कमीशंस बना दें, ये कमीशंस जो है ना ये आय वॉश होते हैं भाई। इनका ये होता है टाइम बाय करने का तरीका, इनका हल हो सकता है। मैंने तो ये कहा ही नहीं है, अगर उन्होंने कोई कसूर किया है तो आप उनको सजा दें, आप उनको बताएं उनके घर वालों को कि आपकी जो फैमिली मेंबर है उसने ये कसूर किया है। लेकिन अगर कोई दुनिया से चला गया उनको इतला तो करेंगे, उनका बेसिक हक है, ह्यूमन राइट्स हैं। आपको ये पता हो कि आपका प्यारा है भी नहीं, है भी या चला गया दुनिया से। आपने भी कहा कि हज़रत उमर फारूक की ये मिसालें देते हैं, तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत आपका था, अभी ये बता रहे थे 2015 में, 2016 में, उससे पहले 2009 का भी आपने खुद जिक्र किया कि लापता अफराद हुए, उस वक्त हुकूमत ने क्यों इक़दाम नहीं उठाया? एक चीज़, उस वक्त इमरान खान इज़हार यकजहती के लिए आते थे, आज आप यहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, क्या सिर्फ इज़हार यकजहती से इनका ये मुस्तकिल मसला हल होगा या नहीं होगा? इसका हल क्या है ये बताइएगा। देखिए मैं इस वक्त सवाए इजहार यकजहती के और कुछ नहीं कर सकती, और मैं सिर्फ इनकी बात सुन सकती हूँ, उनको ये एहसास दिला सकती हूँ कि ये बलूचिस्तान से हैं, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। बलूचिस्तान से अगर ये हैं तो ये मुल्क की बेटियां हैं, मुल्क की माएँ हैं, और पंजाब से के जो लोग हैं या बाकी सूबों के जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान जो है वो जख्मी सूबा है, उसके शिकायत जो हैं वो ठीक भी हैं, लेकिन जब आपका कोई सूबा नाराज होता है, उसकी तकलीफें होती हैं, उसकी जेन्युइन शिकायतें होती हैं, तो आप उनको धक्का देकर परे नहीं करते, आप उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इक़्तिदार के बाद, मैं अपनी बात कर लूँ, अपनी जमात की भी बात कर लूँ, अगर इक़्तिदार के बाद आप इतने मजबूर हो गए कि आप अपने बेसिक फ़र्ज को भूल गए, आप बेहिस हो जाते हैं, आप अपनी जो फर्ज है आप उसे अदा नहीं कर सकते, तो ऐसे इक़्तिदार से इक़्तिदार में ना होना अच्छा। बताइएगा कि दुनिया नवाज शरीफ साहब भी यहाँ में आए थे, 2010 में आए थे, और उन्होंने 50 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान भी किया था नवाज शरीफ की फैमिलियों के लिए कि जिनके घरों में चूल्हा नहीं चल रहा, उनकी मुश्किलात कुछ कम हो सके। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जब यहाँ चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, तो आमना मसूद जुआ जो है इनको यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने घसीटा और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मियाँ साहब की इंटरवेंशन पे रात को वो मुकदमा खारिज हो गया था। आपसे सिर्फ ये पूछना है कि अगर अल्लाह ताला आपको दोबारा मौका देता है, इस मुल्क के इक़्तिदार की गद्दी पे बिठाता है, तो आपकी क्या पॉलिसी होगी कि इन लोगों के मसाइल का कोई हल निकल सके? वो पॉलिसी मैंने अभी आपको बता दी कि अव्वल तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सलूक अपने ही लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कुछ सिक्योरिटी की मजबूरी है, अगर आप को लगता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई उसमें मुलविस है, तो उसका एक तरीका कार है। उसका ये तरीका नहीं है कि आप रात को उसको घर से उठा के ले जाएं और 10 साल तक आप उसके घर वालों को ये ना बताएं कि आपका प्यारा है किधर। कम अज कम देखिए, कम अज कम जो भी उनका जहाँ भी जो भी स्टेटस है उनका, वो जिंदा है या मर गए या टॉर्चर सेल्स में या कहीं भी, कम अज कम उनके घर वालों को बता दे ताकि उनको चैन आ जाए। और फिर दूसरी बात ये कि अदालतें हैं इस मुल्क में, अगर आप शो ऑफ हैंड्स का ओपन बैलेट को अदालत में ले जा सकते हैं तो अदालतें खुली हैं, इनके मुकदमात अदालत में चलाएं, लोगों को पता चले। अब आपको सेनेट के इलेक्शन जब आपने चोरी किया उस वक्त आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया, अब आपको लगता है कि आप हार जाएंगे या आपके लोग चले जाएंगे, तो आप उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो इनके मुकदमा भी ले जाएं अदालतों में। अदालतें बनी हुई है, दहशतगर्दी के लिए भी बनी हुई है, हर चीज के लिए बनी हुई है, स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं, आप लेकर जाएं, लोगों को पता चले कि वाकई कसूरवार है या आपसे गलती हुई है। एक तिहाई से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज आप। और मैं ये भी बता दूं, मुझे ये भी पता चला है, मुझे खुद बलूचिस्तान से ये पता चला है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं या ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया और गलती हो गई है, और वो या तो बेचारे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कुछ भी हो गए, इनको बता दो भाई, बस मैं इतना चाहती हूँ। अच्छा मैम, एक तिहाई से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रास्ता आज आप
हुकूमत को दिखा रही हैं, ये आपके वक्त में ये ऑप्शंस खुले हुए थे, तो आपके रास्ते में रुकावट क्या चीज़ थी? मैं इन मामलात को नहीं जानती। मैं ये ज़रूर समझती हूँ क्योंकि मैंने दूर से देखा है, मजबूरियाँ हैं, होती हैं, लेकिन फर्ज से बड़ी मजबूरी नहीं होती। मैंने जो बात अभी की मैं दोबारा करूँगी कि अगर कोई मजबूरी है, अगर इसमें कोई चीज़ भी आड़े आती है तो इनको इत्तला करें, इनसे बात करें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो 5 मिनट का रास्ता है, आए और इनके सर पे हाथ रखें। नहीं आ सकते अपने किसी वजीर को भेजें, नहीं भेज सकते तो कम से कम इन ह्यूमन स्टेटमेंट्स इशू ना करें जिनसे लोगों के दिल जो है वो छलनी हो जाए। हुक्मरान हर चीज नहीं कर सकते, मुझे अंदाजा है, लेकिन कम से कम सर पे हाथ रख सकते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है। ना हो सकी उसकी क्या वजह थी? क्या हो सकी? दिलजोई ना की जा सकी? नहीं, अभी उन्होंने बताया, अभी उन्होंने आपके सामने बताया कि आमना साहिबा के ऊपर, जंजुआ साहिबा के ऊपर पर्चा कटा, उनको घसीटा गया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन उसको वापस किया। ये तो कर सकते हैं ना। मैम इतने सालों से आप अरसे इजहार है, अगर नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर अगर आप आती हैं तो क्या आप समझते हैं कि मुल्क की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेंगी, या अभी तक पाकिस्तान की मुल्क में पूरी बुनियादी ज़रूरियात पूरी इंसानी हकूक़ लेने के लिए रोड पे बैठे हुए हैं? क्या थोड़ी देर में देखिए, हुकूमत का बेसिक फर्ज जो है ना, बेसिक फर्ज वो अपने लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना है। अब मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन जहाँ लोग बेसिक अपनी जो नीड्स हैं, खाना पीना, अद्वियात, इलाज, जब उसकी दहाइयाँ दे रहे हों और यहाँ आकर हर तबका, क्या वो मिसिंग पर्सन्स हैं, या वो सरकारी मुलाजमीन हैं, या वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, हर कोई आज सरापा एहतजाज है और जाहिर है लोगों की जिंदगी आजाब हो गई हैं। तो ये मैं तो ये समझती हूँ कि ये समझ नहीं आ रही कि क्या अल्फाज अदा करूं कि हर बंदा आज सड़कों पे है, लेकिन आपके अंदर इतना भी एहसास नहीं है कि आप उनकी बात सुने। आप उल्टा उनको मारते हैं, उनके ऊपर शेलिंग करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, उनको दुश्मन बनाकर पेश करते हैं। ये बहुत शर्म का मुकाम है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किलात आसान करे और मेरी दुआ है कि आपको कम से कम पता चल जाए कि आपके मेरा बच्चा नोटिस हो गया है तो ना मंजूर